नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 9वीं विषय गणित। पिछले भाग से हम चल रहे हैं अध्याय 7 त्रिभुज में। पिछले भाग में हमने पढ़ा था सर्वांग समता के नियम, जिसमें ट्रिपल एस नियम, एस नियम, एएस नियम, एएसए नियम और आरएचएस नियम की विस्तृत व्याख्या की थी। आज हम उन्हीं नियमों पर आधारित प्रश्नावली 7.1 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिनके कुछ प्रश्न मैं आपको सरल कराने जा रहा हूँ। ले रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्नावली 7.1। प्रश्न है, AC और AD दो बराबर भुजाएं हैं। AC और AD ये दोनों बराबर भुजाएं प्रश्न में दी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है AB जो है वो कोण A का समद्विभाजक है। AB जो रेखा है वो कोण A को समद्विभाजित करती है। यानी ये जो AB रेखा है, ये AB रेखा कोण A को समान दो भागों में बांट रही है। समान दो भागों में बांट रही है, इसका मतलब यह है जो ऊपर की तरफ कोण बन रहा है वह कोण नीचे की तरफ बनने वाले कोण के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कोण 1 जो होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। इसके बाद में लिखा हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC जो है वो ABD के सर्वांगसम होगा। यानी ABC ऊपर वाला त्रिभुज ABD नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए जो कंडीशन प्रश्न में दी गई है और जो कंडीशन हमें यहाँ प्रश्न में दिख रही है उसके आधार पर हमें प्रश्न को सरल करना है। तो जब हम सर्वांग समता के लिए प्रश्न को सरल करते हैं तो सर्वांग समता में सर्वप्रथम जो त्रिभुज प्रश्न में दिए गए हैं या जिनको हमें सर्वांगसम लाना है उन दोनों ही त्रिभुजों की बात करते हैं। तो शुरू करेंगे हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में। यानी ABC और ABD की तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करने में सबसे पहली चीज प्रश्न में दी हुई है AC और AD जो है दोनों परस्पर इक्वल है। यहाँ हम लिखेंगे AC बराबर AD दिया गया है। उसके बाद दूसरी चीज प्रश्न में दी हुई है जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 ये भी प्रश्न में दिया गया है। अब जब हम दोनों आकृतियों को देखते हैं तो AC जो है वो AD के बराबर हो गई है और कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर आ गया है। तीसरी चीज हमें अगर सर्वांग समता का कोई नियम लगाना है तो तीसरी चीज हमें यहाँ बतानी होगी। तो तीसरी चीज बताने के लिए हमें यहाँ दिख रही है जो AB रेखा है वो दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ रूप में आ रही है। तो हम कह सकते हैं जो AB जो होगी वो AB के इक्वल होगी। AB बराबर AB उभयनिष्ठ। अब जब ये तीनों चीजें हम देखते हैं, सबसे पहले अपन ने ली भुजा AC, ये भुजा AC के बाद AD के बराबर की, उसके बाद हमने लिया कोण 1 कोण 2 के बराबर किया और उसके बाद हमने भुजा ले ली AB जो कि उभयनिष्ठ है। तो भुजा आ रही है पहले, उसके बाद में कोण आ रहा है, फिर वापस भुजा आ रही है। तो नियम जो लगेगा वो हो जाएगा भुजा कोण भुजा, यानी SAS नियम। तो SAS नियम से जो ये दोनों त्रिभुज है ABC और ABD दोनों ही परस्पर सर्वांगसम होंगे। लेकिन जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय हमें ये चीजें यहाँ ध्यान में रखनी है। AB के साथ में AB ही आएगा, AC के साथ में यहाँ AD है। तो ये हो जाएगा AB, वापस इधर भी AB आ जाएगा। फिर है AC, C आ रहा है पीछे की तरफ, इसमें भी C जो है वो D के इक्वल है, पीछे की तरफ D आ जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। ये पहला प्रश्न सिद्ध करो हो गया। दूसरा प्रश्न दिया गया है, यह आकृति है, इस आकृति पर संबंधित प्रश्न दिया गया है AD और BC दोनों परस्पर इक्वल है, यानी AD और ABC दोनों ही भुजा परस्पर समान है। फिर लिखा है कोण DAB मतलब ये वाला कोण जो है वो कोण CBA के बराबर है। CBA मींस ये कोण B ये वाला, ये दोनों ही कोण परस्पर समान है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABD त्रिभुज BAC ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम है।
सर्वांग लाने के बाद में बताना है BD और AC बराबर होगी। उसके बाद बताना है जो कोण B है वो कोण A के इक्वल होगा। ये 3 चीजें हमें यहाँ दिखानी है। तो सबसे पहले जो उत्पत्ति करेंगे, जो त्रिभुज का नाम जो सर्वांग में लाना है वही से हमें प्रारंभ करना है। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में प्रारंभ करेंगे तो ये हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रश्न में दिया हुआ है AD बराबर BC दिया गया। सेकंड नंबर कोण DAB बराबर कोण CBA, यह भी प्रश्न में दिया गया है। तीसरी चीज हमें लेनी है। तो पहले देखिए त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABD ऊपर वाला, फिर लिखा है त्रिभुज BAC, तो BAC। जब हम इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखते हैं तो जो AB रेखा है वो कॉमन रूप से दोनों में ही आ रही है। कॉमन रूप से आ रही है तो हम कह सकते हैं जो AB है वो AB के इक्वल होगी। उभयनिष्ठ AB रेखा AB के उभयनिष्ठ, जैसे कि फर्स्ट प्रश्न में किया था। सबसे पहले भुजा आ रही है, भुजा के बाद ये कोण आ रहा है, कोण के बाद वापस एक भुजा आ रही है। तो हम कह सकते हैं दो भुजाओं के बीच का कोण यहाँ प्रश्न में लिया गया है। तो SAS नियम से जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ABD वो त्रिभुज BAC के समांतर होगा। ये फर्स्ट कंडीशन जो हमें लानी थी वो आ गई। उसके बाद पूछा है BD और AC बराबर। हमें करना क्या है, जब दो त्रिभुज समांतर होते हैं तो तय है जब भी दो त्रिभुज समांतर होंगे तो समांतर त्रिभुजों में संगत सभी अवयव समान होते हैं। चाहे अवशेष बची जितनी भुजाएं बच गई या जितने कोण बच गए हैं सारे स्वतः ही बराबर हो जाएंगे। उसको हम लिखेंगे सिम्प्लिसिटी, corresponding to congruence triangle means सर्वांशम त्रिभुजों में सभी संगत अवयव समान होते हैं, वो हमने शॉर्ट में लिखा सिम्प्लिसिटी। सिम्प्लिसिटी लगाते ही सभी अवयव समान। तो सिम्प्लिसिटी के बाद हम कर लेंगे जो BD होगी वो AC के इक्वल होगी और कोण ABD जो होगा वो कोण BAC के इक्वल होगा। ये दोनों चीजें जो होगी वो सिम्प्लिसिटी के बाद वापस पुनः यहाँ आ जाएगी। जो 3 चीजें प्रश्न में सिद्ध करने के लिए की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है सर्वांशम लाना। जब हम त्रिभुज को सर्वांशम ला देते हैं तो सर्वांशम लाने के बाद सिर्फ एक पंक्ति रहती है, सर्वांशम त्रिभुजों में संगत सभी अवयव समान होते हैं। संगत सभी अवयव समान होते हैं, इसलिए ये भुजा और ये कोण दोनों स्वतः ही परस्पर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है, ये एक लाइन मैंने ऊपर खींची है, एक लाइन नीचे खींची है, मतलब जो AD है वो BC के बराबर है। ये प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न की पंक्ति में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो चित्र दिया गया है चित्र में दोनों जगह एक एक लाइन खींची है। जब भी एक एक लाइन या दो लाइन में खींची जाती है तो इसका अर्थ ये रहता है जो ये लाइन खींची जा रही है वो लाइन दूसरी लाइन के इक्वल है, यानी जो BC है वो AD के इक्वल है। तो हम लिखेंगे BC बराबर AD। अब आगे प्रश्न में दिया गया है AD लंबवत BC। AD जो है, ये AD जो रेखा है वो BC पर लंब है, यानी ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ऐसे दूसरा लिखा है BC लंबवत AB, ये जो BC है वो भी AB पर लंब है। ये हो गया यहाँ लंब, दोनों लंब हो गए। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। फिर लिखा है सिद्ध करो CD जो है वो AB को समद्विभाजित करती है, यानी ये जो CD रेखा है वो AB को समद्विभाजित करेगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो समद्विभाजित का अर्थ यहाँ ये हो जाएगा, हमें लाना ये है जो OB है वो OA के इक्वल होगी, यानी सिद्ध क्या करना है OB इक्वल्स टू OA। ये चीज हमें यहाँ लानी है। सर्वप्रथम हम उत्पत्ति प्रारंभ करेंगे। तो जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ऊपर है एक त्रिभुज नीचे है, त्रिभुज OBC त्रिभुज OAD, त्रिभुज OBC व त्रिभुज OAD में जैसा कि दिया हुआ है BC बराबर AD, BC और AD परस्पर इक्वल है, दिया गया। उसके बाद
कोण ए जो है वो कोण बी के इक्वल है, क्योंकि लंब होने के कारण दोनों ही 90 है। लिख सकते हैं यहाँ कोण ओ बी सी इक्वल्स टू कोण ओ ए डी, दोनों ही समकोण है। दो चीजें यहाँ हुई। तीसरी चीज जब हम देखते हैं कि आपकी ये जो दोनों आकृतियां दी गई है, ये दोनों ही रेखाएं दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है वहां बनने वाला जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वह कोण परस्पर इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कोण बी ओ सी जो होगा कोण ए ओ डी के बराबर होगा। ये जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब इस प्रश्न में जब हम देखते हैं ये कोण यहाँ मिला, दूसरा कोण ऊपर है और तीसरी भुजा है, यानी दो कंटिन्यू कोण आ रहे हैं, उसके बाद में भुजा आ रही है। हम कह सकते हैं ये जो त्रिभुज है वो एएएस नियम से दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम ओबीसी सर्वांगसम त्रिभुज ओएडी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए ए नियम से, क्योंकि इसमें दो कोण और एक भुजा आ रही है। अब त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए, लेकिन हमें प्रश्न में लाना क्या है, जो ओबी है वो ओए के बराबर है। तो भुजाएं बराबर लानी है। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत सभी अवयव समान होते हैं, तो लिखेंगे सीपीसीडी, और जो कोण भुजा है ओबी है वो ओए के इक्वल हो जाएगी। ये हो गया प्रूफ। इस प्रकार आज के इस वीडियो में 3 प्रश्न मैंने करवाए हैं। तीनों ही प्रश्नों में सिद्ध करो के प्रश्न हैं। सिद्ध करो के जब भी हम प्रश्न करते हैं तो उन प्रश्नों में ध्यान देना है, दिया गया सिद्ध करना, चित्र, उपपत्ति, ये सारी चीजों को काम में लेना है। इसके अलावा अगर आप प्रश्न में कोई चित्र में अपनी इच्छा से कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो रचना का एक बिंदु भी प्रश्न में उत्तर जब करेंगे उस हल के साथ में ऐड होगा। तो जब भी सिद्ध करो के प्रश्न हम सरल करेंगे, उन प्रश्नों में दिया गया सिद्ध करना, रचना, चित्र और उपपत्ति, इन 5 बिंदुओं को काम में लेते हुए प्रश्न को सरल करना है। शेष प्रश्न करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।